नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर, जो हमारा खास कार्यक्रम है उपचुनाव पर प्रत्येक सीट पर। उपचुनाव की तारीख भले ही अभी सामने नहीं आई हो, लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप और सियासी रसाकशी के बीच में आपको हम एक एक सीट का पूरा सियासी समीकरण बताते हैं ताकि आप वक्त पर सही फैसला कर सकें। आज बारी भाजपा का गढ़ कहलाने वाली आगर सीट की। मध्य प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसमें आगर सीट भी है। यह सीट बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती। बीजेपी इस सीट पर फिर से अपना कब्जा जमाने की रणनीति बना रही है। इधर कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कामकाज और प्रदेश में हुए तख्ता पलट की घटना को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में। आगर विधानसभा सीट के समीकरण क्या है, सबसे पहले इस पर नजर। आगर जिले का आगर विधानसभा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ ज्यादातर परंपरागत मतदान होता है, जिसमें अधिकतर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। इस सीट में शहरी क्षेत्र सिर्फ जिला मुख्यालय आगर ही है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र हैं बड़ौद, कानड़, तनोड़िया और पिपलोन जैसे छोटे कस्बे इस विधानसभा क्षेत्र के हिस्से हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण पर। आगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,17,369 मतदाता हैं। इनमें 1,12,009 पुरुष मतदाता और 1,05,355 महिला वोटर हैं। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ मालवीय, सूर्यवंशी, सोंधिया, राजपूत और बंजारा समाज के लोग ज्यादा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल जीते थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े को करीब 2,490 वोटों से शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत 82.97% रहा था। बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। आगर विधानसभा सीट अब उपचुनाव के लिए तैयार है। हालांकि तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी जहां सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कामकाज के आधार पर जनता की भी जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में हुए तख्तापलट को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुद्दे जो हैं वो जनता का दर्द है, मैं उसे हथियार नहीं मानता। और जनता ने जिन्हें वोट दिया, अगर वो मैदान छोड़कर भागते हैं, वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देते हैं, तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने अपना मतदान उनके पक्ष में किया। और जनता ने अगर उन्हें मौका दिया था तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार से खफा होकर उन्हें मौका दिया था। कोई बात नहीं था, कैसा भी रहता हो, आप राजनीति में कॉम्पिटिटिव होते होंगे, एक दूसरे की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा अच्छा से अच्छा आलोचक ही होगा। और आप जाकर के उसको हृदय से पूछना कि अंतर्मन से बोले कि गोपाल वर्मा ने क्षेत्र के लिए ऐसा कौन सा गलत काम किया हो, बता देंगे। मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को भाजपा ने 3 बार टिकट दिया और मुझ पर भरोसा जताया, और भाजपा के भरोसा जताने के कारण मैं इतना काम कुछ कर पाया और उस पर खरा उतरना। आगर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश स्तर की घोषणाओं और योजनाओं का ज्यादा असर रहता है। मौजूदा राजनीतिक उठापटक का इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि यह सीट मनोहर ऊंटवाल के निधन के चलते खाली हुई है। हालांकि कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कामकाज को यहाँ ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। वहीं उठापटक की सियासत ने कुछ हद तक बीजेपी की छवि भी खराब की है। इस सीट पर जातिगत समीकरण भी नहीं चलते हैं। पिछले चुनावों में जीते उम्मीदवारों को देखें तो पता चलता है कि इनकी जाति से ज्यादा मतदान नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल की। मनीष मारू, IBC 24। कहते हैं कि चुनाव मुद्दे के बेस पर लड़े जाते हैं। यह भी उतना ही सही है कि हर चुनाव का एक भावनात्मक पक्ष या एक
ऐसा मुद्दा होता है जो पूरे चुनाव में हर एक सीट के ऊपर कॉमन दिखता है। अब की बार 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक कॉमन मुद्दा है या सेंटीमेंट है, और वो है दल बदल, धोखा, सत्ता पलट। हालांकि कांग्रेस सरकार के गिरने गिराने वाली सियासत का इस सीट से कोई सीधा सरोकार नहीं। ये सीट बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई। ऐसे में क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र के असल मुद्दे, देखते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बन चुका है। वजह है मौजूदा सरकार का बने रहना या जाना इसी पर निर्भर करेगा। अपने मंत्री पद, विधायकी से इस्तीफा देने वाले चेहरों के लिए भी अग्नि परीक्षा है। उनका राजनीतिक करियर फिलहाल दांव पर है। हालांकि इस तख्ता पलट से आगर का दूर दूर तक कोई सीधा सियासी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी धोखा, खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के आरोपों के बीच चुनाव हैं, तो इसका असर चुनावी माहौल पर भी साफ दिख रहा है। इन सभी आरोपों से विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की छवि को धक्का लगा है। जनता बीजेपी से नाराज बताई जाती है और कांग्रेस लोगों की इस नाराजगी को उभारने की पूरी कोशिश में है। वैसे तो ये गढ़ बीजेपी का रहा है, बावजूद इसके मुकाबला कड़ा रह सकता है। सरकार गिरने गिराने के आरोपों के अलावा अब की बार आगर में इलाके के बुनियादी मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ना तय है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट ज्यादातर ग्रामीण परिवेश वाली है। शहरी क्षेत्र केवल जिला मुख्यालय यानी आगर ही है। ग्रामीण परिवेश में लोगों की आय का प्रमुख जरिया खेती किसानी है। इलाके में संतरे की खेती बहुतायत में होती है। संतरा किसानों की बरसों से मांग है कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में भी वायदे तो कई बार हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। नतीजतन कई संतरा किसानों ने नुकसान के चलते संतरे की खेती ही बंद कर दी। अपार संभावना के बावजूद इलाके में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जो स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार दे पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को देखते हुए कमलनाथ सरकार ने करीब 600 करोड़ की योजना का ऐलान किया, जो अब शिवराज सरकार आने के बाद संशय की स्थिति में है। इसके अलावा लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी कई बार मांग उठी है। कुल मिलाकर इलाके की कई पुरानी मांगें और बिना समाधान वाली बरसों की समस्याएं, अधूरे वायदे और मौजूदा आरोप प्रत्यारोप इस इलाके के प्रमुख सियासी मुद्दे हैं। जनता दरबार में कौन सा दल इन्हें बेहतर पेश करता है और किन पर जनता भरोसा करती है, ये जल्द पता चल जाएगा। मनीष मारू, IBC 24, आगर। और आगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी इस वक्त अब बढ़ती दिख रही हैं दिन ब दिन। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार सक्रिय हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और पूर्व विधायक गोपाल परमार प्रबल दावेदार। वहीं कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी और NSCI के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े की दावेदारी काफी मजबूत देखी जा रही है। बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद से ही आगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते चुनावी माहौल थोड़ा ठंडा रहा। लेकिन अब फिर यहां चुनावी माहौल गर्मा गया है। दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की बात करें तो फहरिस्त लंबी है। हालांकि पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और पूर्व विधायक गोपाल परमार मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। रेखा रत्नाकर 2003 में विधायक रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक बार ही चुनाव लड़ा है। इनके भाई अनिल फिरोजिया वर्तमान में उज्जैन से बीजेपी सांसद हैं। पिता भूरेलाल फिरोजिया जनसंघ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। दूसरा नाम है गोपाल परमार। गोपाल परमार यहां से 2 बार विधायक रहे हैं। 1993 में बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद 2014 में विधानसभा उपचुनाव में भी गोपाल परमार की जीत हुई। इस लिहाज से गोपाल परमार भी प्रबल दावेदार हैं। पार्टी अगर मुझे जनता के जन समर्थन और स्नेह के आधार पर मौका देती है तो निश्चित मैं आगर की फिर से सेवा करना चाहूंगी।
सबसे मूलभूत समस्या थी बिजली, पानी और सड़क। हमने इन तीनों समस्याओं को बहुत गंभीरता से लिया। हम मेरे क्षेत्र के लोगों से एक परिवार जैसा प्यार मिला और एक परिवार जैसा ही आज तक उनके साथ व्यवहार रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता का मेरे साथ स्नेह और आशीर्वाद है वो बहुत मजबूती के साथ है। और अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। मेरे लिए आगर की जनता ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं 1993 में भी विधायक रहा। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और 2014 में भी मुझे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का अवसर मिला। ऐसा कौन से फील्ड में ऐसा काम नहीं हुआ होगा। और यहाँ तक आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस पूरे समय को इसलिए बनाया कि पूरे क्षेत्र की तमाम सड़कें गाँव ऐसा नहीं रहे कि जहाँ पर सड़क न बने, सारी सड़कें बना दी गई मेरे। और मैं क्या बनाने वाला, पार्टी ने हमको मौका दिया था, इसलिए सेवा करने का हमने भरपूर उसका लाभ लिया। आपने देखा होगा कि यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने में भी रुचि, जो काम कोई भी नहीं करना चाहता वो मेरी रुचि हो जाती है कि चलो यार इस क्षेत्र में अपनी भी काम करें। तमाम काम करने के लिए अपने कहीं पूरी कमर कस करके पूरे क्षेत्र की जनता की दिल से सेवा की। और सबसे बड़ी बात उपलब्धि ये रही कि मुझे कलंकित होने से कोई गलत नहीं लगा सका कि भाई ये गोपाल वर्मा ने ये गलत काम किया। किसी भी फील्ड में हो कोई वो आरोप बात करना आसान होता है मनीष भाई, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। कांग्रेस की लिस्ट में एक ही नाम सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, वो है विपिन वानखेड़े का। विपिन वानखेड़े ने 2018 का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी। विपिन वानखेड़े NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पास युवा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं से सीधा संपर्क है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। वो महज 2490 वोटों से चुनाव हारे थे और इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में उन्हें रिपीट कर सकती है। देखिए, मैं तो बोलता हूं कि ये कोई दावा करने वाली बात नहीं है। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी सर्वे एजेंसी गांव में चले जाए, गांव में जाकर किसानों से खुद पूछे कि आपका कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को बोलता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगर में किसानों का पूरा 2 लाख तक का कर्जा माफ हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जनता की सेवा है। आप जनता के लिए कितने उपलब्ध रहे, आपने जनता की कितनी सेवा करी, आप उनके कितने सुख दुख में जाकर खड़े हुए, आपने उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके गांव के विकास के लिए क्या किया। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं जनता के साथ परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में हर समय खड़ा रहा हूं और इस बात का मुझे भी बहुत अच्छे से आभास है और हमारे क्षेत्र के हमारे सभी परिवारजनों को भी बहुत अच्छे से आभास है। प्रदेश की राजनीति में बदले हालात के बीच आगर सीट पर भी उपचुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस यहां 21 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश में है, तो बीजेपी हर हाल में अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। मनीष मारू, IBC 24। तो आज बात हो रही है 24 की चौसर में आगर के बारे में, आगर के दावेदार, आगर के मुद्दे और यहाँ का सियासी गणित समझने के बाद आपको सुनवाते हैं कि यहाँ की जनता उनकी मांग के बारे में, दावेदारों के बारे में, मौजूदा स्थिति के बारे में क्या सोचती। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। अभी जो कृत्य हुआ मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का, चाहे वो महाराज ने करा हो या शिवराज ने करा हो, इनसे दोनों की छवि बहुत खराब हुई। काफी सस्ते कर्जे भी थी, उचित दाम पे मिलने लगे थी। फिर जनता पार्टी भाव बढ़ गए, गेहूँ के लिए परेशान हो रहे हैं, जैसी बातें के लिए बहुत परेशान हो रहे। कांग्रेस का भारी रहेगा पलड़ा तो जो रहेगा, क्योंकि अभी किसानों को बहुत परेशान किया शिवराज सरकार ने। लाइट की हमारी 24 घंटे की सुविधा थी, जो कांग्रेस सरकार में बिल्कुल लुप्त हो गई थी। जो 15 महीने में करा है कमल राज्य सरकार ने, वो शायद 15 सालों में नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार बनी, भाजपा का क्या कारण है, क्यों बनेगी सरकार? मामा जी ने अभी विगत 2 वर्ष क्या 4 वर्ष पूर्व आगर को जिला बनाया और जिले के साथ बहुत विकास कार्य करे। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है और इसको आगर को जिले के रूप में जो माननीय शिवराज जी ने सौगात दी है, ऐसी सौगात किसी भी राजनीतिक दल ने
इस क्षेत्र को नहीं दी थी। भारी लगता है आज के हालात से कि कांग्रेस का भारी रहेगा। इसकी वजह ये है कि मतलब अदला बदली की सरकार की वजह से जनता त्रस्त हो चुकी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर उपचुनाव में दावेदारी पेश करने वाले नेताओं की अपनी खुद की सोच क्या है, इलाके को लेकर उनका कोई विजन है और मौजूदा दौर की राजनीति का क्या तोड़, क्या जवाब उनके पास। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह ये अब मैदान में अगर इनको टिकट मिलती है तो किस तरह से मैदान में ये किन हथियारों के साथ उतरेंगे और चुनाव में अपने को जो है सशक्त दावेदार के रूप में मानते हैं। विपिन वानखेड़े जी से हम बात करेंगे कि अगर उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाता है तो कितने अपने आप को सशक्त दावेदार मानते हैं। मुद्दे जो हैं वो जनता का दर्द है, मैं उसे हथियार नहीं मानता, वो जनता का दर्द है, जनता की पीड़ा है। और अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र की आम जनता की या अन्नदाताओं की, तो दर्द या पीड़ा तो सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, मेरे बताने की कोई बात ही नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी को मालूम है कि किसान 10 से 15 दिन तक के अपने गेहूं की तुलाई करवाने के लिए लाइन में खड़े रहा। किसानों के प्याज का भावांतर नहीं मिल रहा है, किसानों के, आम नागरिकों के, सभी के बिजली के बिल बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। बैंकों से पैसा निकालने के लिए आम नागरिकों को, अन्नदाताओं को रात को 2 बजे से लाइन में जाकर लगना पड़ता है, तो जाके 2 दिन 4 दिन में उनका नंबर आता है। जिस तरह से पिछले समय में 22 कांग्रेस के विधायकों ने दामन छोड़ा कांग्रेस का और बीजेपी का दामन थामा, ये घटना क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में कितना फायदा दिलाएगी या इससे नुकसान रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को 22 विधायकों के चुनाव पार्टी छोड़ने से मैं नहीं मानता कि कहीं कोई नुकसान होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। अगर कैंडिडेट चाहे जो विधायक बने वो चाहे भले पार्टी छोड़ दे, लेकिन अगर एक पहलू इस बात का ये है कि 22 कांग्रेस के विधायक थे, तो दूसरा पहलू ये भी है कि वो 2200 सीटें कांग्रेस के पक्ष की सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। विपिन जी, कर्ज माफी, गौशालाओं का निर्माण, बिजली बिल में कमी, ऐसे तमाम दावे कांग्रेस ने किए। क्या लगता है आपको धरातल पे ऐसा कुछ हुआ है, इसका कुछ लाभ मिलेगा आपको? देखिए, मैं तो बोलता हूं कि ये कोई दावा करने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी सर्वे एजेंसी गांव में चले जाए, गांव में जाकर किसानों से खुद पूछे कि आपका कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को बोलता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगर में किसानों का पूरा 2 लाख तक का कर्जा माफ हो चुका है, और इस बात के हमारे पास प्रमाण भी हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब हम उन्हें हमारे पूरे क्षेत्र की सूची भी उपलब्ध करा देंगे कि किन किन किसानों का कितना कितना कर्जा माफ हुआ है। पिछले 1.5 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार चली, इस दौरान आपने क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा क्या किया जिसको लेकर आप ये मानेंगे कि जनता आपको एक बार फिर वोट देगी अगर पार्टी आपको अवसर देती है? कि जनता को क्या लाभ मिला कांग्रेस की सरकार में, या हमारे क्या प्रयास रहे, तो मैं बताना चाहूंगा कि आगर में 605 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना हमारी सरकार, जो कि सिर्फ 1 साल का समय था, 1 साल में 605 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना मिली। मैं बताना चाहूंगा कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा सभी का माफ हुआ, जो कि लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप थे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिनका कहना है कि 1.5 साल में कमलनाथ सरकार ने वो काम किए जो शिवराज सरकार 15 साल में नहीं कर सकी, और इसी आधार पर एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की, कांग्रेस पार्टी की जीत की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। मनीष मारू, IBC 24 आगर मालवा। तो 24 की 74 में ये था आगर का हाल। अब यहां से कौन से चेहरे मुकाबला करेंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। और बाकी सीटों पर क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं या नए बनते हैं, उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल इतना है, नमस्कार।